डेट है 14 मार्च। हमारे PYQ। आज हम अदर स्टेट PCS के PYQ करेंगे जो हो सके हमें UPSC प्रीलिम में काम आए। फर्स्ट PYQ देखते जो आया था 2022 में। यह है महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन का स्टेट सर्विसेज एग्ज़ाम का पेपर PYQ। क्वेश्चन कहता है हु अमोंग फॉलोइंग फाउंडेड इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग। हमें पता है जब इंडिया में साइमन कमीशन आया था तब सारे इंडियन ने इसका विरोध किया क्योंकि साइमन कमीशन में एक भी इंडियन मेंबर नहीं था। ब्रिटिश गवर्नमेंट का कहना था आप इंडियन इतने कैपेबल नहीं हो जो खुद के डिसीजन खुद ले पाओ। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने ना एक नेहरू कमेटी बनाई थी, नेहरू कमीशन, मोतीलाल नेहरू, और उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी जिसको कहा जाता है नेहरू रिपोर्ट। मॉडर्न हिस्ट्री में आपने ये तीनों इवेंट पढ़ लिए होंगे। और नेहरू रिपोर्ट के कुछ रिकमेंडेशन थे, यहाँ से हमारे लिए प्रीलिम में क्वेश्चन बन सकता है। इसमें एक रिकमेंडेशन थी इंडिया को चाहिए डोमिनियन स्टेटस, लेकिन इंडियन कांग्रेस के अंदर कुछ युवा नेता थे, उन्होंने कहा नहीं, हम यहाँ तक आए अपना डोमिनियन स्टेटस से काम नहीं चलेगा, हमें चाहिए पूर्ण स्वराज्य, पूरा इंडिपेंडेंस, फुल इंडिपेंडेंस। और उन लोगों ने बनाया इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग। क्वेश्चन यही डिमांड कर रहा है, जिसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग। फिर 1942 में और एक सिमिलर लीग बना था और जिस पे वेस्ट बंगाल सिविल सर्विसेज के एग्जाम में क्वेश्चन आया था। हु सेट अप इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। इसका आंसर है रास बिहारी बोस, 1942। इनका उद्देश्य था साउथ ईस्ट एशिया में जितने भी इंडियंस रहते हैं उनको साथ में लेके ब्रिटिश के खिलाफ लड़ना। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग हो सके जो है इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग एंड इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, इस पे क्वेश्चन आ जाए UPSC प्रीलिम 2025 में। फिर ना हमें पता है लास्ट टाइम हमने किया था NIN ये ट्रायल, इंडियन नेशनल आर्मी ट्रायल, जिसको कहा जाता है रेड फोर्ट ट्रायल। इसके अंडर में हमारे 3 आर्मी के ऑफिसर थे इंडियन नेशनल आर्मी के, उनका कोर्ट मार्शल चल रहा था। ये इशू ऑलरेडी हमने 2-3 बार कवर किया है। हमें ये भी पता है इंडियन नेशनल आर्मी बनाई थी जो प्रिजनर्स ऑफ वार थे। जब वर्ल्ड वार 2 के टाइम पे हमारी इंडियन आर्मी के, ब्रिटिश इंडियन आर्मी के ऑफिसर को कैप्चर कर लिया था जापान ने। उन्हीं में एक थे कैप्टन मोहन सिंह, उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी बनाई। बाद में उसको टेक ओवर कर लिया हमारे प्यारे सुभाष चंद्र बोस ने। इंडियन नेशनल आर्मी या आज़ाद हिंद फौज, सुभाष चंद्र बोस ने उसके 2 हेडक्वार्टर बनवाए थे। एक आता है सिंगापुर में, दूसरा आता है रंगून में, रंगून आज के म्यांमार में। और मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का ये 2013 का क्वेश्चन है। वेयर वाज हेड ऑफिस ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी सेट अप बाय सुभाष चंद्र बोस लोकेटेड। टोक्यो नहीं है, यह है रंगून, बर्लिन नहीं, एंड दिल्ली नहीं, एंड सिंगापुर। UPSC प्रीलिम में
हर साल 2, 3, 4 मैक्सिमम 5 क्वेश्चन इंटरनेशनल रिलेशन से आते हैं। और उसी में ना जो प्लेसेस इन न्यूज़ है यूपीएससी उस पर काफ़ी फोकस करता है। अभी ना हम 2023 का एक प्रीलिम का क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर करना है फॉलोइंग पेयर्स को। एरिया ऑफ कन्फ्लिक्ट मेंशन इन न्यूज़ एंड कंट्री वेयर इज लोकेटेड। हमें यहाँ पे फाइंड करना है करेक्टली मैच। स्टेटमेंट फर्स्ट देखते हैं। दोनबास, इसको तो हमने बहुत बार कवर किया। दोनबास आता है यूक्रेन में। यहाँ पे सीरिया ऑप्शन है, हम ना इसको हटा देते हैं। नीचे ऑप्शन देखेंगे, देखते ही हमारा सी हट जाता है। फिर सेकंड स्टेटमेंट पे आते हैं, वो है कचीन। कचीन काचीन जो आता है म्यांमार में। म्यांमार में अभी मिलिट्री कू चल रहा है और ये ना काफ़ी सुर्खियों में चल रहा था लास्ट 2 ईयर से। हमारा ना सेकंड स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है, हम ना वहाँ से बी हटा देंगे हमारे ऑप्शन में से। फिर आता है टिग्रे, ये इथोपिया में आता है। वहाँ पे एक टिग्रे प्रांत है जो ना ऑटोनॉमी की बात करता है, डोमिनेंस की या इंडिपेंडेंस की। ऑप्शन आया है नॉर्थ येमेन, ये भी यहाँ पे गलत है। और तीनों न्यूज़, तीनों इशू न्यूज़पेपर में बार बार लास्ट 2 ईयर से आ रहे हैं। यूपीएससी क्या करती है, 2-3 न्यूज़ को एक जगह मर्ज कर देती है और क्वेश्चन बना देती है। इसलिए हमारे लिए ना क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। अगर इंडिविजुअल न्यूज़ आती है हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन 1, 2, 3 इशू को पकड़ के अगर यूपीएससी क्वेश्चन बना देती है तो हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। और इसके लिए ना कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हिंदू सबसे बड़ा सोर्स है, हमें हमारा आंसर यहाँ पे मिल जाता है। अब आते हैं हमारे आज के डिस्कशन पे। हम चलेंगे केरला, तिरुअनंतपुरम। वहाँ पे ना हर साल पोंगल फेस्टिवल होता है। वहाँ पे एक टेम्पल है, अत्ताकुल भगवती टेम्पल। इस फेस्टिवल में सिर्फ ओनली वुमन पार्टिसिपेट करती है। यहाँ से ना प्रीलिम में क्वेश्चन बन सकता है। पोंगला फेस्टिवल एंड अत्ताकुल भगवती टेम्पल। अब आते हैं हमारी सेकंड न्यूज़ की तरफ। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट रोम स्टैट्यू 2002 एंड क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, ये टॉपिक हमने बहुत बार कवर किए। आज की न्यूज़ ना इसी बात को कवर कर रही है फिर से। अभी जो इज़राइल का एंड हमास का वॉर चल रहा है, तो इसी के अंडर में इज़राइल ना जो गाज़ा स्ट्रिप है उस पर काफ़ी अटैक कर रहा है। लेकिन आज की न्यूज़ कहती ये तो वेपन से अटैक कर रहे, लेकिन वहाँ की जो वुमेन्स है वो ना यूज़ कर रहे सेक्सुअल वायलेंस को। वुमन की जो रिप्रोडक्टिव पावर है या क्षमता है, कैपेसिटी है पैलेस्टाइन की, वो ना इसको डिस्ट्रॉय करना चाह रहे इज़राइल वाले। और इसी को ना जिनोसाइड कहा जाता है, जिनोसाइड कन्वेंशन के अंडर में। दिक्कत यही बात चल रही है। और जो इज़राइल है वो ना पार्टी है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का, साथ ही जिनोसाइड कन्वेंशन का। और लास्ट टाइम हमने देखा था साउथ अफ्रीका ने इज़राइल के खिलाफ केस दर्ज कर दी है आईसीसी में। ये ना गाज़ा में जिनोसाइड कर रहे हैं। यहाँ से एक पूरा क्वेश्चन बन सकता है प्रीलिम का भी और GS2 का भी, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। अब आते हैं हमारे आर्टिकल पे। इंडिया में अब आते हैं हमारे आर्टिकल की तरफ। इंडिया में एक इशू काफ़ी बड़ा चल रहा है, वो है नॉर्थ वर्सेस साउथ। और इसका बेस आता है लैंग्वेज का, हिंदी वर्सेस नॉन हिंदी। यह हमारे लिए दिक्कत का कारण बन सकता है। हमारा जो नैरो कल्चरल नेशनलिज्म है
ये कहीं इंडिया के प्रोग्रेस को रोक ना दे, यही राइटर को यहाँ पे चिंता लग रही है। हमारे पास दो ऑप्शन है, एक तो हम प्रगति करें, प्रोग्रेस करें, या फिर पैराक्लिज्म के पीछे हम और पीछे ना रह जाए। यहाँ से हमारे लिए कुछ प्रॉब्लम के पॉइंट बनते हैं, साथ ही हो सके सोसाइटी, पॉलिसी, इथिक्स, ऐसे यहाँ पे कुछ ना कुछ हमें क्वेश्चन दिखाई दे। इनडायरेक्टली ये पॉइंट हम मेंस में यूज़ कर सकते हैं। भारत आज एक ऐसी जगह पे खड़ा है जहाँ पे कहीं हम फंस ना जाए टेक्नोलॉजी के डिस्ट्रप्शन की वजह से। साथ ही हैमर ऑफ कल्चरल नेशनलिज्म जो लिंग्विस्टिक की बात करता है। हमारी इंडियन गवर्नमेंट दुनिया में ना इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस की तरफ ध्यान दे रही है और हम लीडर बनना चाहते ग्लोबल टेक्नोलॉजी के। लेकिन इसके लिए क्या हमारा जो लिंग्विस्टिक पॉलिसी है हमारी इस एम्बिशन को कहीं रोक ना दे। इंग्लिश इंडिया की एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, साथ ही उसका यूज़ हम ना हायर एजुकेशन में करते हैं, लॉ में करते हैं, हेल्थ केयर एंड जॉब के एस्पिरेशन के लिए। और ये ना इंग्लिश एक गेटवे है हमारे लिए दुनिया की एक अपॉर्चुनिटी के लिए। लेकिन इंग्लिश हमारे इंडियन लोगों को जस्ट 10% लोगों को एक्सेसिबल हो पाती है, वो सीख पाते, बोल पाते और उस पर जॉब लेते। 90% पीपल पीछे रह जाते हैं। हमारे लिए एक बन रहा है डाइवर्जेंट एजुकेशनल ट्रैक, जहाँ पे ना हमारा एजुकेशन दो तरह पे मोड़ ले रहा है। फर्स्ट आता है जो प्रिविलेज प्राइवेट स्कूल स्टूडेंट है, वो ना अब इस जो भूमंडलीकरण है, ग्लोबलाइजेशन, उसका बेनिफिट ले रहे अपने लैंग्वेज की वजह से, इंग्लिश की वजह से। और सेकंड आता है जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, ये ना फंस चुके हैं इस लिंग्विस्टिक नेशनलिज्म के चक्कर में। ये ना हार्म कर रहा है इन 65% चिल्ड्रन को जो मार्जिनल सेक्शन से आते हैं, वीकर सेक्शन से आते हैं या फिर रूरल बैकग्राउंड से आते हैं। साथ ही जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो ना रीशेप करेगा फ्यूचर ऑफ वर्क को। आने वाले जॉब रहेंगे ना वो मोस्टली एआई डिपेंड रहेंगे। तो इंडिया को ना रिलेटिव रहना चाहिए टू डेमोक्रेटाइज इंग्लिश को। इंग्लिश सबको सीखनी चाहिए, नहीं तो हम फंस जाएंगे इस भाषीय रंगभेद की नीति में, लिंग्विस्टिक अपार्थाइड। और ना इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है ये हम झेल सकेंगे, हमारी इक्विटी को हम कर सकेंगे या हमारी इकोनॉमिक मोबिलिटी को कहीं रोक ना दे। आज 21st सेंचुरी चल रही है और आज की दुनिया, आज का ज़माना कंपटीशन मिलिट्री का नहीं है, कंपटीशन ह्यूमन कैपिटल का है। वाइल इंडिया में डिबेट चल रही है लैंग्वेज एज ए आइडेंटिटी, हमारी भाषा हमारी पहचान, लेकिन हमारे जो आसियान पीयर आते हैं, चाइना, साउथ कोरिया, वियतनाम, सिंगापुर, अदर कंट्रीज, ये ट्रीट कर रहे इंग्लिश को एज ए इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और हमारी बड़ी गलती यहीं पे चल रही है। एक एग्जांपल आया है इजराइल का। इजराइल ना अपने कल्चरल नेशनलिज्म पे चलता है, उनके लिए ठीक है, लेकिन ये ना टेक्नोलॉजी के पावर में भी काफ़ी आगे गया है, अपने कल्चर को थोड़ा साइड में रख के, क्योंकि वो पूरी तरह से ग्लोबल नॉलेज सिस्टम का पार्ट बन चुका है जो इंडिया अब तक नहीं बन पाया है, क्योंकि हम अभी भी फंसे हमारे नैरो लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी में। इजराइल ने मैंडेट किया है इंग्लिश को, साथ ही वहाँ के स्टेम एजुकेशन में साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, जो इंश्योर करता है दैट ऑल इट्स सिटीजन एक्सेस इन इनोवेशन इकोसिस्टम में एजुकेशन के। और हमारे इंडिया के जो पॉलिसी मेकर है उन्होंने मस्ट रिकॉग्नाइज करना चाहिए इंपावरिंग सिटीजन थ्रू इंग्लिश। ये हमारे लिए कहीं कल्चरल बिट्रेल ना हो सकता है, ये तो हमारी स्ट्रैटेजिक नेसेसिटी है। एक नेशन की जो लैंग्वेज पॉलिसी होती है किस तरह से नेशन को शेप देती है, एक आकार देती है, उन्होंने बैलेंस करना चाहिए इक्वलिटी साथ ही इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म के साथ में।
एग्जाम्पल काफ़ी बड़े आए, चाइना, साउथ कोरिया एंड वियतनाम। ये ना प्रायोरिटाइज कर रहे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी को एज अ मास स्किल के लिए। और इनके पहले इनका अप्रोच था एलाइट सेंट्रिक अप्रोच कि हमारी लैंग्वेज हम फॉलो करेंगे, लेकिन अभी ना काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं इंग्लिश की तरफ। फर्स्ट आता है एग्जाम्पल चाइना का। चाइना ने लास्ट 25 ईयर से मैंडेट करके रखा है टू टीच इंग्लिश फ्रॉम प्राइमरी स्कूल। इंग्लिश भी चलेंगी, साथ में चाइनीज लैंग्वेज भी चलेंगी। कैटलाइज करता है शिफ्ट फ्रॉम एन आउटसोर्स डेस्टिनेशन फॉर लो वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। चाइना के जो प्रोडक्ट आते थे सस्ते चाइनीज प्रोडक्ट, वो लो वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट होते थे, लेकिन चाइना उसी पे चलते ही अभी ना डोमिनेट प्लेयर बन चुका है टेक्नोलॉजी ड्राइवन इकोनॉमी में। सेकंड एग्जांपल आता है साउथ कोरिया का। साउथ कोरिया में एक कॉलेज की स्कॉलस्टिक एबिलिटी टेस्ट होती है जिसका नाम है स्विन स्विन यूंग। उस टेस्ट में ना हर कैंडिडेट पार्टिसिपेंट लेता है स्टूडेंट। उसमें 25% इंग्लिश का पार्ट होता है जिसमें लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग कंपोनेंट्स होता है। थर्ड एग्जांपल आता है वियतनाम का। वियतनाम की एक पॉलिसी है, एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है नेशनल फॉरेन लैंग्वेज प्रोजेक्ट। इन्होंने टारगेट रखे हमारे जो हाई स्कूल के ग्रेजुएट रहेंगे उनकी ना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी हम 70% तक बढ़ा देंगे, और वहाँ के जो ब्यूरोक्रेट्स है सिविल सर्वेंट उनकी ना 100%। लास्ट ईयर हमारे नीति आयोग ने एक रिपोर्ट दी थी। उन्होंने कहा था, हाईलाइट्स किया था इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एक मेजर बैरियर है हमारे यूथ के एम्प्लॉयमेंट के लिए। इस वजह से उन्होंने नोट किया है कि बिगेस्ट कंट्रीब्यूटिंग क्या है, फोर्स हो रहा है इंडस्ट्रीज को ना जो उनके लेबर है एम्प्लॉय है उनको ना बाहर से हायर कर लेते। अभी ना वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट आई है जिसका नाम है फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट्स। यहाँ से प्रीलिम के लिए बन सकती है। इन्होंने कहा इंग्लिश का रोल ना काफ़ी बड़ा है। आने वाले सालों में 86% एम्प्लॉयर्स जिनको ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डाटा एनालिटिक्स का नॉलेज होना चाहिए, और यही ना प्राइमरी ग्रोथ ड्राइवर बनेंगे, जहाँ पे इंग्लिश ना हर जगह डोमिनेट रहेंगी, रिसर्च में, पेटेंट में, साथ ही कोलैबोरेशन में। इंडिया को इससे बेनिफिट लेना चाहिए। जैसे हम देखते हैं 19th सेंचुरी पूरा बेस था कोल पे, और ना ये सारा काम चलता इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए। आज का जो 21st सेंचुरी है ये ना टेक्निकल लिटरेसी बात करता है। उसमें ना जो वियतनाम का इंग्लिश प्रोफिशिएंट सेमीकंडक्टर इंजीनियर होता है एंड साउथ कोरिया का बाइलिंगुअल एआई रिसर्चर एग्जाम्पलीफाई करता है इस शिफ्ट को। हम देखते हैं एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में इंग्लिश ना एनेबल करती है एक नेविगेशन फॉर ग्लोबल सप्लाई चेन के लिए, टेक्निकल मैनुअल के लिए, साथ ही एआई ड्राइवन मशीनरी के लिए। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ आर्टिकल ने प्रोविजन दिए है लैंग्वेज के। क्या ग्राउंड लेवल पे उतना काम कर पा रहा है वो आर्टिकल? इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये ना बात करता है इक्वलिटी बिटवीन हिंदी एंड इंग्लिश। ये कहीं कोलैप्स तो नहीं हो रहा है। जो रीजन बात करते हैं हिंदी हमारी लैंग्वेज है, हिंदी फर्स्ट पॉलिसीज, उनका ना एजुकेशन का आउटकम काफ़ी बैकवर्ड रहा है, क्योंकि 93% जो ग्लोबल टेक्निकल कोर्सेस है वो ना इंग्लिश में होते हैं। तो ना जो स्टेट का करिकुलम होता है, मतलब जो स्टेट होते हैं वो ना अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करते हैं, मराठी, तेलुगु, हिंदी। इस वजह से मार्जिनलाइज हो जाता है, परपिचुएट एट अ कॉलोनियल एरा डिवाइसेस। इस वजह से जो बच्चे
हायर स्कूल में पढ़ते हैं, अच्छे स्कूल में, कॉलेज में, उनको ज़्यादा जॉब मिलती है, और जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं उनको ना वो पीछे हट जाते हैं इस कंपटीशन में। 2050 तक इंडिया के पास ना दुनिया का 23% वर्क फोर्स रहेगा। लेकिन अगर हमारी वर्क फोर्स की इंग्लिश ठीक नहीं है तो ये जो डेमोग्राफिक डिवाइडेंड है कहीं हमारे लिए डिजास्टर ना बन जाए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इनका कहना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी एंड ग्रीन एनर्जी ये ना फ्यूचर है, फ्यूचर के जॉब इंजन्स है, और सारे इंग्लिश डोमिनेटेड आते हैं। यहाँ पे हमारे लिए एक सक्सेसफुल मॉडल देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये है केरला का मॉडल, जहाँ पे ना मलयालम भी पढ़ाया जाता है, साथ ही इंग्लिश भी पढ़ाई जाती है फ्रॉम क्लास 1 से। ये प्रूव करता है दैट लिंग्विस्टिक प्राइड, हमारी भाषा का अभिमान, साथ ही प्रैग्मेटिज्म ये ना साथ में रह सकते हैं। हम देखते हैं जो स्टेट ट्रीट करते हैं इंग्लिश को एज अ ऑप्शनल, ये वायलेट करता है कॉन्स्टिट्यूशनल इक्वलिटी को और रिस्ट्रिक्ट करता है हमारे यूथ को फ्रॉम नेशनल ग्रोथ के लिए। ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी ये ना आशा की सेंचुरी है। तो आशा का जो राइज हुआ है ना वो 2 लेसन देके जा रहा है। आशा का राइज 1 एंड 2। जिन नेशन ने वेपनाइज किया है लैंग्वेज को वो ना उनकी प्रोग्रेस कहीं स्टैग्नेंट हो चुकी है। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश। और जिन नेशन ने वेपनाइज किया है अपने लैंग्वेज को स्किल के लिए उन्हें डोमिनेट कर रहे हैं, चाइना, साउथ कोरिया, वियतनाम, सिंगापुर। इंडिया को चाहिए मस्ट ट्रीट इंग्लिश एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, नॉट अ आइडियोलॉजिकल कोलेट्रल। ये सबसे बड़ी बात है। ये लड़ाई ना भाषा की नहीं है, इंग्लिश या हमारी प्रांतीय भाषा रीजनल लैंग्वेज की। ये लड़ाई है, हमें प्रिपेयर करना है हमारे वर्कर को, हमारे यूथ को फॉर एआई के लिए, फॉर क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए, जहाँ पे इंग्लिश एक ग्लोबल स्टैंडर्ड है। नहीं तो ना हम इस लड़ाई में पीछे हट जाएंगे या हार जाएंगे। आर्टिकल काफ़ी पढ़ा था। अब चलते आगे। इस न्यूज़ पे हम चलेंगे सीरिया। वैसे भी हम बहुत बार सीरिया अब तक आए हैं। यहाँ पे हमें एक कम्युनिटी का नाम मिलता है जिसका नाम है द्रूज, DRUZE। यहाँ से प्रीलिम में क्वेश्चन बन सकता है ये द्रूज कम्युनिटी कहाँ पे है। अब आते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। इंडिया में ना हमारी जो मिनिस्ट्री है कोल एंड माइंस मिनिस्ट्री, इन्होंने अभी शुरू किया है जो हमारे क्रिटिकल मिनरल होते हैं उनका एक्सप्लोरेशन करने के लिए लाइसेंस देना शुरू किया है। हम ना अनटैप करना चाहते हैं हमारे क्रिटिकल एंड डीप सीटेड जो ओशन में सीटेड मिनरल है उन रिसोर्स को। हम रिसोर्स को एक्सप्लोर करेंगे जिसमें आते रेयर अर्थ एलिमेंट्स, जिंक, डायमंड, कॉपर एंड प्लैटिनियम ग्रुप मिनरल्स। इस वजह से इम्पावर हो सकते प्राइवेट कंपनी अपना 1000 स्क्वायर मीटर तक माइनिंग कर सकते हो। इस वजह से ट्रांसपेरेंसी, इफ़िशिएंसी, इनोवेशन हो सकता है हमारे माइनिंग सेक्टर में क्रिटिकल मिनरल के लिए। यहाँ से प्रीलिम का क्वेश्चन बन सकता है, हो सके GS3 मेंस का क्वेश्चन बने, इंडियाज क्रिटिकल मिनरल्स माइनिंग। अब आते हैं इस न्यूज़ पे। 2023 के
बजट में हमने शुरू किया था नेशनल कंप्यूटिंग मिशन। ये मिशन आता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में। यहाँ से प्रीलिम के लिए बन सकती है। क्वांटम कंप्यूटिंग क्या होता है सबको पता है। इस मिशन के अंडर में हम ना एक हब बनाएंगे एंड स्पोक मॉडल पे काम करेगा। हब एंड स्पोक मॉडल पे इसी के अंडर में हम बनाएंगे कुछ थीमेटिक एरिया जिसको कहा जाता है टी हब्स। टी हब्स में 4 थीमेटिक हब रहेंगे। वो है क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम सेंसिंग, मेट्रोलॉजी, क्वांटम मटेरियल्स एंड डिवाइसेस। ये है T4 थीम्स या हब्स। ये 4 हब लोकेटेड रहेंगे हमारे 4 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। फर्स्ट आता है IISc बेंगलोर, फिर आता है IIT बॉम्बे, फिर IIT दिल्ली एंड IIT मद्रास। इसका काम रहेगा टेक्नोलॉजी डेवलप करना, ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट करना, साथ ही इंडस्ट्री से कोलैबोरेशन करना नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे। यहाँ से प्रीलिम का क्वेश्चन बन सकता है, साथ ही एक पूरा मेंस का क्वेश्चन बन सकता है। इन नेशनल क्वांटम मिशन के अंडर में 4 थीमेटिक थीम्स, 4 थीमेटिक हब्स, साथ ही ये कहाँ पे हब बनाए जाएंगे और इसकी क्या फीचर है, हमारे लिए क्या बेनिफिट हो सकता है, साथ ही हमें क्या प्रॉब्लम फेस कर नहीं सकते। यहाँ से क्वेश्चन का फ्रेमवर्क हमें दिखाई देता है। अब आते हैं हमारी अगली न्यूज़ की तरफ। हमारे इंडियन नेशनल आर्मी के एक वेटरन फ्रीडम फाइटर है जिसका नाम है R माधवन पिल्लाई। ये ना अभी 99 ईयर के हो गए। इन पे यूपीएससी में क्वेश्चन बन सकता है, नहीं बन सकता, फिक्स नहीं है। लेकिन इन्होंने कहाँ पे काम किया है इस पे 100% यूपीएससी में क्वेश्चन बन सकता है। मॉडर्न हिस्ट्री में हमने बहुत बार कवर कर लिया और स्टार्टिंग के जो PYQ हमने किए उसमें हमने किया है इंडियन नेशनल आर्मी, जिसका हेडक्वार्टर था सिंगापुर में एंड रंगून में, जिसको बनाया था कैप्टन मोहन सिंह ने। उसको बाद में देख लिया था, हैंड ओवर कर लिया था हमारे सुभाष चंद्र बोस ने। और उसके बाद हमने देखा था इंडियन इंडिपेंडेंस लीग जो बना था 1942 में और जिसको बनाया था रास बिहारी बोस ने। ये है यहाँ पे इंडियन इंडिपेंडेंस लीग 1942, रास बिहारी बोस। इंडियन नेशनल आर्मी को कहा जाता है आज़ाद हिंद फौज और INA इंडियन नेशनल आर्मी इसका हेडक्वार्टर था रंगून में। आज के जितने हमने PYQ देखे मोस्टली ना ये इस न्यूज़ से रिलेटेड है। अब आते हमारे बिजनेस पेज पे। इंडिया में ना IRDA आती है, IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये ना कुछ इंश्योरेंस कंपनी को डिक्लेयर करती है, आइडेंटिफाई करती है, जिसको कहा जाता है DSIIS, डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इम्पोर्टेड इंश्योरर्स। और इसी के अंडर में ना 24-25 के लिए इन्होंने 3 इंश्योरेंस कंपनी को DSII बना दिया है। फर्स्ट आता है हमारा LIC, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। फिर आता है न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी। थर्ड आता है जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। यहाँ से प्रीलिम का क्वेश्चन बन सकता है। अब आते हैं हमारी लास्ट न्यूज़ की तरफ। हम चलेंगे इथोपिया। इथोपिया में एक रीजन है
जिसका नाम है टिगरे। हमने अभी जो PYQ किया था प्लेसेस इन न्यूज़ का, ये ना यहाँ से कवर होता है। ये आता है इथोपिया में, एंड इथोपिया की कैपिटल है अदिस अबाबा। हो सके यूपीएससी प्रीलिम में फिर से क्वेश्चन बने। यहाँ पे ना चल रहा है सिविल वॉर। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।